हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस सीरीज़ में जिसमें कि हम जीआईसी मेंस की तैयारी करा रहे हैं आपको, 250 वर्ड्स वाले हम लॉन्ग आंसर डिस्कस किए हैं 2 सेशन में, और 3 सेशन में हमने 150 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस और आंसर्स भी डिस्कस किए हैं। अगर आप अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए बहुत अच्छे से, और इस बार एक सीट अपनी पक्की करिए। ये जो हमारा आज का सेशन है ये पूरा बेस्ड होगा विलियम शेक्सपियर पर। जो हमने पहला सेशन लिया था उसमें हमने विलियम शेक्सपियर के 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें एक हमने डिस्कस किया था शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिस्ट, फिर अगला शेक्सपियर एज अ ट्रेजेडियन, और लास्ट वाला शेक्सपियर एज अ सनेटियर। ठीक है, वो वाला देखिए, फिर इस वाले को देखिए। और एक चीज़ आपके लिए हमने, अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर टीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की, तो उनकी भी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे सामने यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी 17,740, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी टीजीटी की पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद 2,615, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं सीट के, लेकिन इतनी कंफर्म है ये आपको पीजीटी की देखने को मिलेंगी। ठीक है, बल्कि ये कहिए कि ये कंफर्म है इनके अंदर की सीट में 2-4, जैसे अगर आप इंग्लिश की बात करिए तो 2300 यानी 2300 प्लस वैकेंसी आपको इंग्लिश की देखने को मिलेंगी सिर्फ। और जो हमारी पिछली वैकेंसी थी 2022 वाली, उसमें 500 कुछ पद थे, 500 प्लस थे, और इसमें हमें 2300 प्लस पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, गोल्डन चांस हो सकता है, इस बार नहीं चूकना है आपको। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है, जीआईसी की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, तीनों की लिटरेचर की अलग है, और ग्रामर की एक प्लेलिस्ट वहाँ पर अलग आपको मिल जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि जिन पीडीएफ से हम आपके लिए ये वीडियोज़ लेकर के आ रहे हैं वो आप अगर चाहें तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि हमें 9838818140 पर व्हाट्सअप करना है, अपना नाम लिख देना है, अपना ज़िला लिख देना है, और कोर्स का नाम लिख देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको रिप्लाई में यहाँ से एक क्यूआर भेजा जाएगा। उस क्यूआर पर आप 249 ओनली पे करेंगे। जैसे ही आप पे करेंगे वैसे ही आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, तीनों, सॉरी, जीआईसी की। ठीक है ना, टीजीटी की अगर आपको चाहिए, टीजीटी के लिए यहाँ हम लिख दें पहले जीआईसी, जो कंफ्यूज ना रहिएगा। टीजीटी के लिए आपको 299 पे करने हैं, पूरा लिटरेचर आपको मिलेगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट। और अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी के लिए आपको 399 पे करने हैं। पीजीटी के लिए कितने पे करने हैं आपको? 399। इसमें भी हमने सारे राइटर्स, उनके मेन मेन वर्क जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सारे कुछ इसमें कवर किए हैं। और आपको इसमें लिटरेरी टर्म्स भी देखने को मिलेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच भी देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। और टीजीटी पीजीटी में आपको वोकैब्स भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि आपको पीडीएफ ये कारगर आपके लिए हो सकती है तो बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। ठीक है, चलिए तो आज के पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन 250 वर्ड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम शेक्सपियर को कहते हैं कि ये अब तक के इंग्लिश लिटरेचर के महानतम प्ले राइट ड्रामाटिस्ट हुए हैं। तो किन वजहों से या क्या रीज़न थे इनकी इस महानता के, वो सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन अपन बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि और हम क्वेश्चन की संख्या या नंबर बढ़ाएं तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, और कोई किसी तरह की आपको कमी दिखाई दे तो उसको भी बताइए, हम उसको कोशिश करेंगे कि सुधारें। चलिए आंसर में आइए। और एक चीज़ देखिए, जो हमने आपके लिए मेंस के नोट्स तैयार किए हैं, वो सारे जो आंसर हम आपको लिटरेचर के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं ना, चाहे वो 250 वर्ड हो या 150 वर्ड हो, हमने सभी को 4-4, 5-5 हेडिंग्स में डिवाइड कर रखा है। आपको याद करने में आसानी होगी, और उनको लिखने में भी जब आप बैठेंगे ना एग्जाम हॉल में तो वहाँ भी आपको आसानी होगी। तो पहली हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। देखिएगा इंट्रोडक्शन में, विलियम शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। हम सभी इस बात से पूरी तरह से क्या कहिए कि परिचित हैं कि ड्रामाटिस्ट अगर कोई है इंग्लिश लिटरेचर में तो वो एक ही नाम हमारे सामने आता है, वो है विलियम शेक्सपियर।
हिज प्लेज आर एडमायर्ड फॉर दियर यूनिवर्सल अपील, उनकी जो प्लेज है ना उसमें आपको यूनिवर्सल अपील देखने को मिलेगी, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस भी देखने को मिलेगी। यानी जो कुछ भी उन्होंने लिखा ना, चाहे वो उन्होंने किसी से उधार लेकर के लिखा हो, हम जानते हैं कि ये 2-3 सोर्सेज इस्तेमाल किया करते थे अपने प्लेस को, ड्रामास को या ट्रेजिडीज़ को या रोमांसेस को लिखने के लिए, लेकिन वो कॉपी तो करते थे लेकिन उन प्लेज को उनकी पीक पर पहुंचा देते थे। ये इनके अंदर आर्टिस्टिक एक्सीलेंस थी। एंड प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, ये एक बहुत ख़ास बात है विलियम शेक्सपियर की कि उनको जो है ह्यूमन नेचर की बहुत अच्छी गहरी जानकारी थी। हिज ड्रामाज कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस लिटरेचर एंड थिएटर अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके जो ड्रामाज हैं ना कंटिन्यू लगातार इन्फ्लुएंस प्रभावित करते आए हैं लिटरेचर को और थिएटर को अक्रॉस द वर्ल्ड, सारी दुनिया में। जैसे आप हमारे यहाँ के एक्टर्स की बात करिए, हमारे नसीरुद्दीन शाह हो गए, अनुपम खेर साहब हो गए, इरफान जब जिंदा थे, और उसके अलावा जितने भी आपको अच्छे काबिल एक्टर्स मिलेंगे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं विलियम शेक्सपियर के प्लेज में एक्ट ज़रूर किया है, क्योंकि उनको उनकी वैल्यू पता है। ठीक है ना। तो शेक्सपियर इसीलिए आज भी जाने जाते हैं कि उनके अंदर ये जो ह्यूमन नेचर को समझने की क्षमता थी ना, वो आज तक किसी में नहीं हुई, किसी भी राइटर में। और इनके अंदर जो आर्टिस्टिक एक्सीलेंस था कि जो कुछ भी वो लिखते थे उसमें 4 चांद लगा देते थे, और उनके प्लेज में, उनके ड्रामाज में या कहिए ट्रेजिडीज़ में आपको एक यूनिवर्सल अपील देखने को मिलेगी। यूनिवर्सल अपील से मतलब है कि आप जिस समय उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये ड्रामा, ये नाटक जो है इसी समय के लिए लिखा गया था, और पूरी दुनिया में उसकी छाप एक जैसी आपको देखने को मिलती है। चलिए यूनिवर्सैलिटी की बात करेंगे पहली हेडिंग में। ये जो इंट्रोडक्शन है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें कि हमने जो इनकी मेन पॉइंट थे ना वो हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया है। अब जो आगे वाली बात होगी ना हेडिंग वाइज, उसमें हम क्या करेंगे, इन्हीं बातों को एलेबोरेट करके बताएंगे। ये तरीका है आपके लॉन्ग आंसर लिखने का। आप अगर इंट्रोडक्शन को अलग लिखेंगे और आपका जो बाकी ये कंटेंट रहेगा लॉन्ग आंसर का, अगर उसमें आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो थोड़ा सा फिर मुश्किल होगी आपको नंबर पाने में। तो इंट्रोडक्शन में हमेशा वो चीज़ें लिखिए जो आप नीचे एलेबोरेट करने वाले हैं, लास्ट में उसको कंक्लूड कर दीजिए बस। ठीक है। तो जो हमने हेडिंग वाइज ये PDF तैयार की है ना, ये इसीलिए है कि आपको लिखने का तरीका भी इसी से पता चल जाए कि असल में आपको लॉन्ग आंसर इस तरह से लिखने हैं और एग्जामिनर पे एक इम्पैक्ट बनाना है अपना, कि जैसे ही वो आपकी कॉपी देखे तो उसको लगे कि बंदे ने यार कुछ बढ़िया लिखा है और बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इसने अपनी तैयारी में, तो ये दिखाना ही है ना, तभी तो आपको एक सीट मिलेगी। चलिए अब हम इन चीज़ों को एलेबोरेट करेंगे। यूनिवर्सैलिटी की बात करेंगे पहले। शेक्सपियर्स प्लेज डील विथ यूनिवर्सल थीम्स, उनकी थीम हमेशा यूनिवर्सल रही है, जैसे प्यार है, महत्वाकांक्षा है, जलन है, बदला है, शक्ति है, बेट्रायल धोखा है, एंड फॉरगिवनेस और दया है। अगर आप लव की बात करें तो रोमियो जूलियट ले लीजिए, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की बात कर लीजिए। अगर एम्बिशन की बात करें तो मैकबेथ को दिमाग में ले आइए। अगर जीलसी की बात करें तो ओथेलो पिलो को ले आइए दिमाग में। रिवेंज की बात करें तो उसमें भी आप मैकबेथ और हेमलेट को रख सकते हैं। पावर की अगर बात करें तो जूलियस सीजर और मैकबेथ उसमें आ सकते हैं। बेट्राइल की अगर बात करें तो उसमें आपको हेमलेट भी रख सकते हैं और मैकबेथ भी रख सकते हैं, क्योंकि हेमलेट के जो पिता थे किंग हेमलेट, उनको धोखा कौन देता है, उन्हीं का भाई धोखा देता है, और बल्कि ये कहिए कि उनकी बीवी भी धोखा देती है। फॉरगिवनेस की अगर बात करिए तो फिर आप आ जाइए आपके, तो जब आप फॉरगिवनेस की बात करते हैं ना तो इसके लिए आप द टेम्पेस्ट की बात कर सकते हैं और द विंटर्स टेल की बात कर सकते हैं। तो सारी थीम्स जो यूनिवर्सल थीम हुई है ना, जो हो सकती हैं यूनिवर्सल, उन सभी थीम्स पर शेक्सपियर ने लिखा। ठीक है। चलिए अब रियलिस्टिक कैरेक्टर्स की बात करेंगे। हिज कैरेक्टर्स आर लाइफ लाइक, उनके जो कैरेक्टर होते हैं ना वो बिल्कुल जीवंत लगते हैं। कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल भी होते हैं। साइकोलॉजिकली कन्विंसिंग, और मनोवैज्ञानिक तौर पर वो हमें मनवा लेते हैं कि हम, यानी जैसे मान लीजिए मैकबेथ का कैरेक्टर है या हेमलेट का कैरेक्टर है तो वो आपको ये बात मनवा लेंगे कि मैं असली में हूँ। ये बात है, साइकोलॉजिकली आप मानने को मजबूर हो जाएंगे उसके डायलॉग्स और उसके एक्ट की वजह से। हीरोज लाइक हेमलेट एंड मैकबेथ, जैसे ही हेमलेट और मैकबेथ की अपन ने बात करी। एंड विलेंस लाइक यागो, जैसे विलन है आपका यागो है। एक और विलन ले लीजिए जूलियस, उस द मर्चेंट ऑफ वेनिस से आप ले सकते हैं किसको, शाइलॉक को। तो ये सारे कुछ रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ह्यूमन नेचर। ये सभी, चाहे वो हीरो हों या इनके विलन हो, दोनों में ताकत भी आपको देखने को मिलेगी,
कमज़ोरी भी देखने को मिलेगी जो कि हमारी प्रकृति में, एक ह्यूमन नेचर में होती है। आगे देखेंगे पोएटिक लैंग्वेज। शेक्सपियर्स लैंग्वेज इज रिच, म्यूजिकल एंड इमेजिनेटिव। शेक्सपियर की जो लैंग्वेज है ना, बहुत ज़्यादा रिच मिलेगी आपको, म्यूजिकल मिलेगी और इमेजिनेटिव भी मिलेगी। ही एक्सटेंसिवली यूजेस ब्लैंक वर्स, वो बहुत एक्सटेंसिवली ब्लैंक वर्स का यूज़ करते हैं, प्रोज का, मेटाफर्स का, सिमलीज का यूज़ करते हैं, इमेजरी का यूज़ करते हैं, मेमोरेबल कोटेशंस, और मेमोरेबल कोटेशंस का भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना। वैरायटी ऑफ थीम्स, अगली हेडिंग है 4 नंबर। हिज प्लेस इंक्लूड, उनके जो प्लेस है ना उनमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, ट्रेजिडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड रोमांसेस। ठीक है ना। ईच जॉनरा प्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये जो हर एक अलग अलग जॉनरा है ना, इसमें आपको जिंदगी के अलग अलग फॉर्म, अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। वाइल मेंटेनिंग ड्रामेटिक एक्सीलेंस, ड्रामेटिक एक्सीलेंस भी इसमें बराबर की देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको लगेगा कि ये तो सच है जो दिखाया जा रहा है, यानी ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, ऐसा आपको महसूस होगा। ब्लेंड ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स, ये भी इनकी एक बड़ी ख़ास बात है कि इन्होंने ट्रेजिडी में, या ऐसे आप अलग अलग ट्रेजिडी देखिए तो उसमें बीच बीच में आपको छोटे छोटे ऐसे एक्ट या एपिसोड देखने को मिलते हैं कि जिससे आप थोड़ा, जो आपके अंदर कैथार्सिस उत्पन्न हो रहा है ना, दया या डर का भाव, उसको ये थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये भी कला है इनके अंदर। अच्छा देखिएगा, इवन इन सीरियस ट्रेजिडीज, यहाँ तक कि सीरियस ट्रेजिडीज में आप बात करिए तो शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस किया है कॉमिक रिलीफ को थ्रो ह्यूमरस कैरेक्टर्स के द्वारा। इनके जितने भी आपको क्लाउन देखने को मिलेंगे, जो भी जोकर वाले आपको कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे, वो सब इसी के लिए हैं। सीन्स जो भी हैं आपके, मेकिंग द प्लेस मोर एंगेजिंग, इस तरह से ये प्लेस को और ज़्यादा एंगेजिंग बना देते हैं। स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक टेक्निक, इसको देखिएगा, हिज प्लॉट्स आर वेल कंस्ट्रक्टेड, उनके प्लॉट जो है वेल कंस्ट्रक्टेड होते थे। यद्यपि आपको एक बात ध्यान रखना है कि इन्होंने एक आध प्ले को अगर आप छोड़ दें तो कहीं पर भी इन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को फॉलो नहीं किया है, जिसको एरिस्टोटल ने जान बताया है किसी भी ट्रेजिडी की, लेकिन इन्होंने फॉलो नहीं किया। उसके बाद भी इन्होंने जो अपना प्लॉट रहा ना, उसको इतना वेल कंस्ट्रक्टेड करके हमारे सामने पेश किया कि उसकी ज़रूरत ही हमें समझ नहीं आई। और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, सस्पेंस, कन्फ्लिक्ट, संघर्ष, ड्रामेटिक आयरनी देखने को मिलती है, सोलोलिकीज देखने को मिलती है, एंड इफेक्टिव स्टेज क्राफ्ट भी देखने को मिलता है, दैट सस्टेन ऑडियंस इंटरेस्ट, जो ऑडियंस के इंटरेस्ट को बनाए रखता है। यानी सभी का कुछ ना कुछ योगदान है जो कुछ भी शेक्सपियर ने लिखा है। चाहे वो उनके प्ले में सस्पेंस आप देख लीजिए, जैसे हेमलेट में वो उसको पता तो नहीं, पर शुरुआत में नहीं पता चल पाता है किसने मारा, उसके पिता का भूत आके बताता है कि तुम्हारे चाचा ने मुझे मारा। उसके बाद भी वो जो है कन्फ्यूज़न में, सस्पेंस में कि ये सही है कि नहीं है, ये जो भूत था ये असली है कि नहीं है। कन्फ्लिक्ट है, ड्रामेटिक आयरनी, ये सब आपको देखने को मिलता है। अच्छा, डीप नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये बहुत ख़ास पॉइंट है इनका। शेक्सपियर एक्सप्लोर्स ह्यूमन इमोशंस एंड मोरल कन्फ्लिक्ट्स विथ रिमार्केबल साइकोलॉजिकल इंसाइट। करेंगे, शेक्सपियर जब कलम उठाते हैं और मानव के भावनाओं को और उनके नैतिक संघर्ष को दिखाते हैं ना, तो उसमें इतनी गहराई होती है मनोवैज्ञानिक की आप सोच नहीं सकते। और हम और आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति 16वीं शताब्दी में ये सब लिख सकता है, जो कि आज जो है मनोवैज्ञानिक या बड़े बड़े ऑथर भी उससे जो है मतलब मानते हैं उसको कि हाँ शेक्सपियर में कुछ तो था। मेकिंग हिज कैरेक्टर्स टाइमलेस, और ये सारी चीज़ें उनके कैरेक्टर को क्या बनाती, टाइमलेस बनाती। यानी जैसे वो 16वीं 17वीं शताब्दी में थे, वैसे ही आज भी आप जब उनको पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये हमसे रिलेट कर रहे हैं ये। अब आ जाइए कंक्लूजन में। कंक्लूजन में अगर आप बात करेंगे तो हम देखेंगे द ग्रेटनेस ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज लाइज इन दियर यूनिवर्सल थीम्स। शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनकी जो महानता है ना, वो उनकी यूनिवर्सल थीम पर बेस्ड है, अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, पोएटिक ब्यूटी पर भी बेस्ड है, या लाइज मतलब छिपी हुई है, ड्रामेटिक क्राफ्टमैनशिप पर भी, एंड प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। जो बात हम ऊपर अभी एलेबोरेट करके आए ना, वही सारा कुछ यहाँ पर हमने सारांश में लिख दिया है। ये तरीका है लॉन्ग आंसर लिखने का, अब सीख जाएंगे आप। या ऐसे ही आप 2-4 वीडियोस और देखेंगे ना तो आपके दिमाग में वो पूरा स्ट्रक्चर बनने लगेगा धीरे धीरे। These qualities make his works timeless masterpieces. ये क्वालिटीज इनके वर्क को, शेक्सपियर के वर्क को टाइमलेस मास्टरपीस बनाती हैं। यानी जो कहते हैं ना बेन जॉनसन
ही इज अ पोएट फॉर ऑल एजेस, वो सारे एजेस के लिए पोएट है। इसी तरह से एक और हैं आपके W.H. ऑडेन, वो कहते हैं शेक्सपियर इज अ यूनिवर्सल पोएट। तो जो उनके कंटेम्परेरी भी रहे हैं और बाद के जो लोग रहे हैं उनमें बहुत से अच्छाई बताने वाले थे, उनकी क्वालिटीज़ बताने वाले थे, और कुछ बुराई बताने वाले थे, जैसे कि रॉबर्ट ग्रीन है। वो इनको क्या कहते हैं, कौवा कहते हैं, कि हमारे परों से जो अपने आप को सजाए फिरता है। इस तरह के भी लोग आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो ये एक ऐसे मास्टरपीस ये लिख करके गए हैं, दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर रीडर्स, जो रीडर्स को इंस्पायर करते आ रहे हैं बराबर, ऑडियंसेस को इंस्पायर करते आ रहे हैं, स्कॉलर्स को भी अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ध्यान ध्यान दीजिए, स्कॉलर से लिखा है, यानी विद्वानों को, बड़े बड़े विद्वान। एक ऐसा व्यक्ति कि जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया है, उसकी किताबें, उसके वर्क आज जो दुनिया की लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, चाहे उनको भले ही उन्हीं की भाषा में ट्रांसलेट क्यों ना करना पड़े। ये थे शेक्सपियर, कभी यूनिवर्सिटी नहीं देखी उन्होंने, समझिए। रॉबर्ट ग्रीन का गुस्सा इसी के लिए था कि हम यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले और ये एक गांव का अनपढ़ हमें आकर के सिखा रहा है। उन्होंने इस सबको पीछे छोड़ दिया था, चाहे वो यूनिवर्सिटी विट्स हो या मार्लोव हो। खैर मार्लोव तो इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा भी, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने लिखना शुरू करा तो इनके आगे पीछे कोई टिका ही नहीं। तो बुराई भी करने वाले रहे हैं, ऐसा नहीं है, इनकी अच्छाई करने वाले भी रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5, एंड इट सेज राइट डाउन अ नोट इन 250 वर्ड्स ऑन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज विद स्पेशल डिफरेंस टू मैकबेथ, हेमलेट, ओथेलो एंड किंग लियर। अब हमने इसमें कोशिश ये की कि चारों ट्रेजेडीज आपके सामने डिस्कस कर लें। अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और इसमें सिर्फ 2 ट्रेजेडीज के नाम दे दे कि इनका रेफरेंस दे करके, तो आप 2 के बारे में लिख दीजिएगा। और अगर मान लीजिए किसी के बारे में 150 वर्ड्स में पूछ ले या 50 वर्ड्स में पूछ ले, तो अभी आप शॉर्ट करके उसको लिख देना। तो जो भी ये 250 वाले क्वेश्चंस है ना, इसी से आपके 150 और 50 वर्ड्स आसानी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हेडिंग सेम रखिएगा, बस उनमें जो एलेबोरेशन है, जो शब्दों की संख्या, उसको कम कर दीजिएगा। या अगर लगे आपको कि हेडिंग ज़्यादा हो रही है तो 1-2 हेडिंग भी कम कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन देखेंगे। विलियम शेक्सपियर। अच्छा, पहले ये जान लीजिए कि ये जो 4 आपके सामने ट्रेजेडीज हैं, इनको हम एक को कोड से याद रखते हैं, वो है होकम। ठीक है, एक और चीज़ जो हम आपको बताना चाहेंगे, इसके लिए आपको 1456 यानी 1456 1456 का कोड भी याद रखना है, जिससे आप ये बता पाएंगे कि हेमलेट जो है वो 1601 में आई, 1 से 1601। ओथेलो 1604 में आई, तो 4 से 1604। और किंग लियर जो है 1605 में आया वर्क, तो ये 1605 हो जाएगा 5 से। और 6 मतलब 1606, और 1606 में कौन सा वर्क आया, कौन सी महान ट्रेजिडी आई, वो आई हमारी मैकबेथ। ठीक है भाई, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही आपको आपके लॉन्ग आंसर को एलेबोरेट करने में मदद करती हैं। तो जो लिखा हुआ है उस पर भी ध्यान दीजिए, जो बताया जा रहा है उस पर भी फोकस रखिए। ठीक है भाई, चलिए इंट्रोडक्शन देखेंगे। विलियम शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ट्रेजिडीज इन इंग्लिश लिटरेचर। वही बात आ गई कि विलियम शेक्सपियर को ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन माना जाता है। हिज ट्रेजेडीज पोर्ट्रे द फॉल ऑफ नोबल हीरोज। ये जो उनकी ट्रेजेडीज है ना, ये ऐसे लोगों के फॉल को दिखाती हैं जो बड़े नोबल हैं, यानी उनमें कुछ राजा होंगे, कुछ राजकुमार होंगे, कुछ जनरल होंगे, ये सारे कुछ। जैसे आप उसमें देखिए, हेमलेट में तो राजकुमार की बात होती है। अगर मैकबेथ देखिए तो उसमें किसकी बात होती है, एक जनरल की बात होती है। अगर आप किंग लियर देखिए तो उसमें किंग लियर की बात होती है। ओथेलो को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जनरल की बात होती है, वो ओथेलो की खुद की। और एक उसका जो लेफ्टिनेंट था उसकी बात होती है, वो कौन था, इयागो, खतरनाक विलन। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, उनके जो आपको हीरो मिलेंगे ना, वो सारे ऊंचे कद के लोग मिलेंगे, जिनका फिर एक छोटी सी गलती से उनका फॉल इन्होंने दिखाया है। ये भी बड़ी बात है कि एक राजा को उसी की गलती से बर्बाद होते हुए दिखाना। फैटल फ्लॉज ये कहलाते हैं, यानी इनको हम हिमार्शिया कहते हैं, हिमार्शिया। ठीक है ना, हिमार्शिया जो भी होगा उस कैरेक्टर का, वही उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। कंबाइंड विथ फेट एंड एडवर्स सर्कमस्टांसेस, और इसके साथ साथ आपको इसमें भाग्य भी देखने को मिलेगा, एडवर्स और उसके खिलाफ परिस्थितियां भी देखने को मिलेंगी। अच्छा, लीड टू दियर डाउनफॉल, ये सारी चीजें मिलकर के उसके डाउनफॉल को तय करती हैं, उसको उस तक ले जाती हैं। दीज प्लेज एक्सप्लोर यूनिवर्सल थीम्स, ये जो प्लेज हैं चारों जो ऊपर आपके दिए गए हैं, एम्बिशन, मैकबेथ, रिवेंज, हैमलेट, जीलसी, ओथेलो,
पावर एंड मैडनेस, ये आपका किंग लियर में भी आ जाएगा। पावर और मैडनेस आपका मैकबेथ में भी देखने को आपको मिलेगा कि पावर की भूख में मैकबेथ पूरी तरह से पागल होकर के अपने ही साथियों को, दोस्तों को मारना शुरू कर देता है। और जस्टिस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये किंग लियर में देखने को मिलेगा, हेमलेट में भी देखने को मिलेगा, ओथेलो में भी देखने को मिलेगा, और मैकबेथ में भी देखने को मिलेगा। कैसे? मैकबेथ में अंततः मैकबेथ मारा जाता है, और हेमलेट में अंततः क्लॉडियस मारा जाता है, जिसने किंग हेमलेट को मारा था, उसकी माँ भी मारी जाती है। ठीक है। ओथेलो में, सॉरी हाँ, ओथेलो में डेस्डिमोना को मारने के बाद में ओथेलो क्या करता है? सुसाइड कर लेता है, और फिर इयागो जो है वो मारा जाता है। तो सब अपने किए गए कार्यों का क्या करते हैं? भुगतान यहीं पर करके जाते हैं। ठीक है ना? कोई छूट गया क्या? किंग लियर हो गया, ओथेलो हो गया, मैकबेथ, हेमलेट। ठीक है ना? तो सब में आपको जस्टिस देखने को मिलता है अंत में, यानी सच की जीत, ये कहिए। शेक्सपियर्स हीरोज इवोक बोथ फियर एंड पिटी, ये जो दो वर्ड हैं इनको ध्यान रखिएगा, फियर एंड पिटी। इसको हम किसकी लैंग्वेज में कहिए? कथारसिस। ये कहिए एरिस्टोटल की लैंग्वेज में इसको कथारसिस कहा जाता है। ये भी आपसे 50 वर्ड्स में पूछा जा सकता है कि कथारसिस को बताइए, एरिस्टोटल ने इसको क्या कहा है, क्या है कथारसिस? तो कथारसिस होता है कब? जब जो ऑडियंस प्ले देख रही है बैठ करके, उसके अंदर एक्टर्स को देख देख करके उनकी भावनाओं को वो फील करते हैं, और उससे उनको डर लगता है और उनको दया भी आती है। ये कथारसिस है। ठीक है भाई, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा रुकिएगा, एक लाइन रह गई। ये सारी चीज़ें मिलकर के मेकिंग हिज ट्रेजिडीज टाइमलेस मास्टरपीसेस, उनके इन वर्क्स को मास्टरपीस बनाती हैं, जो कि यूनिवर्सल हैं। टाइमलेस मतलब हमेशा के लिए है। मैकबेथ, मैकबेथ इज द ट्रेजिडी ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन। पता है अपने को कि इसमें ये अपनी महत्वाकांक्षा को नहीं रोक पाता है, नहीं उसको काबू कर पाता है, और वो बर्बाद हो जाता है मैकबेथ। इन्फ्लुएंस्ड बाय द विचेस प्रोफेसीज, और इसके इस एम्बिशन को हवा कौन दिखा देता है? वो ये 3 चुड़ैलें थी। डायन थी, लेडी मैकबेथ भी देती है कि कैसे मर्द हो तुम, तुमसे इतना काम नहीं होता है। ये बात जब कह देती है ना, तो बस वो फिर कहता है कि देखा जाएगा जो होगा। और विचेस उसको जो प्रोफेसी करती हैं कि तुम राजा बनोगे, अभी तुम जो है थेन ऑफ कॉर्डरो बनोगे, फिर राजा बनोगे, वो भी दिमाग में था इसके। मैकबेथ मर्डर्स किंग डंकन टू सीज द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड। इन सभी घटनाओं के बाद वो मैकबेथ जो है डंकन को मार देते हैं और स्कॉटलैंड का हथियार लेते हैं, सिंहासन। हिज एम्बिशन ट्रांसफॉर्म हिम इनटू अ रथलेस टायरेंट। इनका जो एम्बिशन, इनकी जो महत्वाकांक्षा है, वो इनको एक रथलेस, निर्दयी टायरेंट, राक्षस बना देती है। वाइल गिल्ट एंड फियर, जबकि इनका जो पाप और इनका जो डर था ना, डिस्ट्रॉय हिज पीस ऑफ माइंड, उसकी दिमागी संतुलन को, शांति को खत्म कर देता है। द प्ले हाईलाइट्स हाउ एम्बिशन विदाउट मोरलिटी, अच्छा, कि किस तरह से जो महत्वाकांक्षा है, अगर उसमें नैतिकता नहीं है ना, तो लीड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वो उस व्यक्ति के स्वयं की बर्बादी की तरफ उसको ले जाती है। महत्वाकांक्षा। ठीक है भाई, अब हेमलेट की बात कर लीजिए। देखिए बहुत शॉर्ट में हमने पूरा आपको पहले समझा दिया ना। ये कला आपको सीखनी है, कितने कम शब्दों में बता सकें आप, ज़्यादा शब्दों में पूछ लिया जाए तो फिर 250 वर्ड्स में भी हेमलेट के और मैकबेथ के बारे में आप लिख डालें। फिर उसमें मैकबेथ का कैरेक्टर, किंग डंकन का कुछ कैरेक्टर, कुछ लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर, कुछ 3 विचेस का कैरेक्टर, कुछ बैंको का कैरेक्टर, उनको लिख दीजिए, पूरी आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना? तो बहुत सारे तरीके हैं, आप वीडियोस को देखते रहिए, पीडीएफ पढ़ते रहिए। अगर आपको चाहिए तो हम बता चुके हैं आपको कि आपको मिल जाएगी। जब पीडीएफ आपके सामने रहेगी, वीडियोस देखेंगे तो बहुत बढ़िया से आप तैयारी कर पाएंगे। और अगर आपको ये लगे कि वीडियोस देखने में टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, तो सीधे आप कूद पड़िए पीडीएफ से पढ़िए, उससे भी आप तैयारी कर पाएंगे अच्छी सी। अच्छा, हेमलेट की बात करेंगे तो हेमलेट इज द ट्रेजिडी ऑफ रिवेंज एंड इंडिसीजन। जो हेमलेट है ना, ये ट्रेजिडी ऑफ क्या है? रिवेंज है, बदले की ट्रेजिडी है, और इंडिसीजन की, क्योंकि हेमलेट फैसला नहीं कर पा रहा है कि टू बी और नॉट टू बी, किया जाए या ना किया जाए, जिंदा रहा जाए या मर जाया जाए। इसके कई एक मतलब निकालते हैं स्कॉलर। वैसे अपन यहाँ के हिसाब से अगर कहेंगे तो ये सोचता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, या जो मैंने करने को सोचा है क्लॉडियस को मारने को, मैं मारूँ या ना मारूँ, ये सारी चीज़। इसलिए इसको क्या कहा है? ट्रेजिडी ऑफ इंडिसीजन। प्रिंस हेमलेट सीक्स टू अवेंज हिज फादर्स मर्डर बाय किंग क्लॉडियस। जो प्रिंस हेमलेट है वो अपने पिता की मृत्यु का बदला किंग क्लॉडियस से लेना चाहता है। हाउएवर, किसी तरह हिज फिलोसॉफिकल नेचर, उसका जो दार्शनिक नेचर है ना, एंड हेजिटेशन, और उसका जो हेजिटेशन, उसकी जो हिचकिचाहट है, डिले हिज रिवेंज, उसके बदले को क्या करती है? डिले कर देती है, यानी बदला लेने में वो देर लगाता है, बहुत समय
लेता है, रिजल्टिंग इन द डेथ्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मेजर कैरेक्टर। और इसी वजह से लगभग हर एक कैरेक्टर की मौत हो जाती है जो मेजर आपको देखने को मिलेंगी। इसकी बिलवेड ओफिलिया, वो भी मर जाती है बेचारी इसके नाटक के चक्कर में, जब ये पागल होने के नाटक करने लगता है। और लियार्टस भी मारा जाता है, इसकी माँ भी मारी जाती है। भाई मरना तो क्लॉडियस को था ना, क्योंकि मेन विलन वही था, लेकिन इसकी देरी के चक्कर में सारे निपट जाते हैं, आखिर में खुद निपट जाता है ये। द प्ले एग्जामाइन्स ह्यूमन साइकोलॉजी, ये जो प्ले है ह्यूमन साइकोलॉजी को एग्जामाइन करता है, ठीक है। मोरालिटी, मोरालिटी रिपीट हो गई है, मोरालिटी को या नैतिकता को क्या करता है, ये हमारे सामने पेश करता है, एग्जामाइन करता है। एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थॉट एंड एक्शन, और विचार और कार्य के बीच में जो कन्फ्लिक्ट, संघर्ष है, उसको भी हमारे सामने पेश करता है। ओथेलो में आ जाइए। ओथेलो जो वर्क है इज द ट्रेजिडी ऑफ जेलसी एंड डिसेप्शन। ये जो वर्क है, ये जो ट्रेजिडी है, ये धोखे और जलन की ट्रेजिडी है। और ये कौन देता है? इयागो, एकमात्र आदमी, खतरनाक विलन, लंगड़ा इयागो। जो आप मूवी देखिएगा अजय देवगन और अजय देवगन, जिसमें आपका ओथेलो बना है, नाम देखो नहीं ध्यान आ रहा है। और जो आपका सैफ अली खान है, वो कौन बना है? वो आपका इयागो। और डेस्टिमोना का रोल जो है वो निभाया है करीना कपूर ने। वो आप देखिए तो काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। द नोबल मूरिश जनरल ओथेलो इज मैनिपुलेटेड बाय द विलेनियस इयागो। जो मूरिश जनरल है ना ओथेलो, वो मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट होता है किसके द्वारा? वो इयागो के द्वारा मैनिपुलेट होता है। क्यों मैनिपुलेट करने लगता है ये भी वफादारों में से था। होता क्या है कि ये इसके बजाय कैशियो है कि और कोई नाम है उसका, कैशियो ही है शायद, उसको इसकी जगह लेफ्टिनेंट बना देता है, इसको निकाल देता है। बस इस बात पे इसने ठान लिया कि अब बदला लूंगा, इसको आगे तो नहीं बढ़ने दूंगा। धोखा देता है और उससे जलने लगता है। इनटू बिलीविंग दैट हिज वाइफ डेस्डिमोना इज अनफेथफुल। तो ऊपर लाइन को में इसको जोड़ लीजिए। जो इयागो है वो ओथेलो को इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि उसे यकीन हो जाता है कि डेस्डिमोना जो है वो अनफेथफुल है, और उसका चक्कर जो है वो कैशियस या कैशियो के साथ में चल रहा है। इस कैरेक्टर का नाम देख लीजिएगा। ओवरकम बाई जीलसी, जलन से भर करके ओथेलो किल्स हर एंड लेटर कमिट्स सुसाइड। जीलसी यानी ये आपकी जो जीलसी है यागो में भी पाई जाती है। मोटिवलेस मलाइनेस, इसको टी.एस. इलियट ने कहा, ये ध्यान रखिएगा। और जब इसको ये भर देता है, इसके कानों को भरता है ओथेलो को, तो वो भी जलने लगता है और बदले की भावना से भर जाता है पूरी तरह से ओथेलो। तो क्या करता है, ये अपनी पत्नी को मार देता है। लेटर बाद में जब वो इसकी पत्नी यागो की सच्चाई बताती है ना, क्या नाम उसका, इमिलिया शायद, तो वो कहता है कि बताओ मैंने क्या कर दिया, फिर सुसाइड कर लेता है। आफ्टर डिस्कवरिंग द ट्रूथ, सच जानने के बाद। द प्ले डेमोन्स्ट्रेट्स द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ जीलसी एंड डिसीट। ये जो प्ले है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है किसको? डिस्ट्रक्टिव पावर को, विनाशकारी शक्ति को, जलन की विनाशकारी शक्ति को और धोखे की विनाशकारी शक्ति को। ठीक है भाई, ये आपका प्ले कंप्लीट। चलिए किंग लियर की बात करेंगे अब। किंग लियर इज द ट्रेजिडी ऑफ प्राइड, ब्लाइंडनेस एंड सफरिंग। कैसे आप कहेंगे कि प्राइड और ब्लाइंडनेस और सफरिंग की ट्रेजिडी है? ये तो इसलिए है कि जो किंग लियर की तीनों बेटियां थीं, रीगन है, कॉर्डेलिया है, और एक और का नाम लीजिए जो थी, इसमें आएगा नाम, देखेंगे, देखो नीचे कहीं दिया है क्या, होगा तो अपन बताएंगे उसको। जो तीनों बेटियां हैं ना, तो जो दो फ्लैटरी करती हैं, रीगन और गॉन्ड्रिल है शायद, हाँ, तो ये दोनों फ्लैटरी करती हैं, तो पूरी किंगडम इन दोनों में बांट देता है किंग लियर। जो कॉर्डेलिया जो सच्चा प्यार करती थी और फ्लैटरी नहीं करती, चापलूसी नहीं करती, उसको निकाल देता है। वो फ्रांस के राजकुमार से शादी कर लेती है। तो ये इसका घमंड था कि मैंने जो फैसला किया वो सबसे बढ़िया है। और अंधापन क्या था कि वो पहचान नहीं पाता है। सफरिंग क्या होती है इस फैसले के बाद? जब वो दोनों बेटियों के यहाँ जाता है तो उसको कहती हैं कि आप ये नौकर कम करिए और अपने खर्चे कम करिए, अब वो ऐशो आराम बंद करिए, आप अब राजा थोड़े हैं। ये सब उसको ताने मारना शुरू करती हैं। तो बस वो मतलब पगला ही जाता है कि मैंने जिन बेटियों को सब कुछ दे दिया है, अब वही मुझे जो है अपने अपने घरों से निकाल लेंगे, फिर वो कष्ट सहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रेजिडी ऑफ प्राइड, ब्लाइंडनेस और सफरिंग कहा जाता है। लियर्स फूलिश डिसीजन टू डिवाइड हिज किंगडम बेस्ड ऑन फ्लैटरी। लियर का जो फूलिश मूर्खतापूर्ण फैसला था टू डिवाइड हिज किंगडम, की उसने अपने राज्य को बांट दिया बेस्ड ऑन फ्लैटरी, चापलूसी की वजह से। रिजल्ट्स इन बेट्रायल, वो धोखा, उसका जो परिणाम होता है वो धोखा मिलता है उसको उसके बदले में। बाई हिज एल्डर डॉटर्स, उसकी बड़ी बेटियों के द्वारा। एंड रिजेक्शन ऑफ हिज लॉयल डॉटर, और जो ये रिजेक्ट कर देता है अपनी लॉयल डॉटर कॉर्डेलिया को, तो
फिर वो बेचारी क्या कर सकती है, वो फ्रांस रहने लगी थी, ये यहाँ पर बने हुए थे आपके इंग्लैंड में। लास्ट में वही काम आती है, समझ रहे हैं। थ्रो इमेंस सफरिंग, बहुत ज़्यादा सफरिंग से होते हुए कष्टों को सहने के बाद लियर गेन्स विजडम, लियर को बुद्धिमानी आती, फिर इनका दिमाग खुलता है। बट लूजेज एवरीथिंग, लेकिन जब तक इनको होश आता है तब तक ये सब कुछ खो देते हैं, इंक्लूडिंग कॉर्डेलिया एंड हिज ओन वाइफ, ये ओन लाइफ सॉरी, यहाँ तक कि कॉर्डेलिया को, जो कि सबसे वफादार इनकी प्यार करने वाली बेटी थी, और आखिरकार अपनी लाइफ भी ये खो देते हैं। चलिए कंक्लूजन देखिएगा। शेक्सपियर्स ट्रेजिडीज रिमेन इंड्यूरिंग क्लासिक्स बिकॉज, जो शेक्सपियर की ट्रेजिडीज है ना, वो इंड्यूरिंग क्लासिक्स हैं, आज भी ना खत्म होने वाले क्लासिक वर्क हैं। बिकॉज, क्योंकि दे प्रेजेंट प्रोफाउंड इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर की एक प्रोफाउंड इंसाइट हमारे सामने पेश करते हैं, एंड मोरल कन्फ्लिक्ट, और नैतिक संघर्ष को पेश करते हैं। मैकबेथ, हेमलेट, ओथेलो एंड किंग लियर रिवील, मैकबेथ हो, हेमलेट हो, ओथेलो हो या किंग लियर इनकी ट्रेजिडी हो, ये रिवील करते हैं क्या, एम्बिशन महत्वाकांक्षा को, इंडिसीजन फैसला न कर पाने को, जीलसी जलन को, एंड प्राइड और घमंड को, गुरूर को, ब्रिंग अबाउट द डाउनफॉल ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल्स, और इसी की वजह से इन चारों का डाउनफॉल होता है। दियर यूनिवर्सल थीम्स, और इन ट्रेजिडीज की जो यूनिवर्सल थीम है ना, मेमोरेबल कैरेक्टर्स, और इनके जो मेमोरेबल कैरेक्टर हैं, पोइटिक लैंग्वेज जो है इनकी, और साइकोलॉजिकल जो डेप्थ है ना, कंटिन्यू टू इंस्पायर रीडर्स एंड ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड, वो पूरी दुनिया में आज भी अपने रीडर्स और ऑडियंसेस को क्या करती है, इंस्पायर करती है। ये ध्यान रखिएगा कि ये शेक्सपियर हैं हमारे, ठीक है। चलिए अब इनका क्वेश्चन नंबर 6 है, या पीडीएफ में एक बार इसको देख लीजिएगा, कुछ दिक्कत हो तो वो कॉल कर दीजिएगा, ठीक है भाई। तो आज हमने ये जो 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। बढ़िया से इनको एक बार देख लीजिए वीडियो में, और फिर पीडीएफ पढ़ लीजिए, या पहले पीडीएफ पढ़ लीजिए बाद में वीडियो को देख लीजिए, तो बढ़िया 1 नंबर का आपका रिवीजन हो जाएगा, और आपकी तैयारी एक बढ़िया सी 1 नंबर हो जाएगी, ठीक है भाई। तो प्लेलिस्ट के बारे में आपको बता दिया कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी सभी की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगी। हमसे आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। 2026 और 27, कहिए कि 27 का साल आपके लिए नौकरी वाला होना चाहिए, ये एक कसम खा लीजिए आज, कि जब तक को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारे मांझी साहब का फेमस डायलॉग है ये, ठीक है, मांझी द माउंटेन मैन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।